देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति ने वीर शहीदों को किया नमन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में अर्पित की श्रद्धांजलि। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ को बड़ा झटका। कोल्लम से कोच्चि तक वामपंथ के किले में दरार। एनडीए प्रत्याशी 28 पंचायतों में आगे। एलडीएफ और यूडीएफ के गढ़ में एनडीए ने चौंकाया। वोटों की गिनती जारी। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बहुप्रतीक्षित चुनाव होगा। अब से कुछ देर में नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी हो जाएगी साफ। कल होगा औपचारिक ऐलान। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटरों पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से हटाए गए 44,000 नाम। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत की पहल को वैश्विक समर्थन। जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना के विषय अपनाया गया। सदस्य देशों ने भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से किया स्वीकृत। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी के इवेंट में मचा बवाल। मेसी की झलक ना देख पाने से बिफरे फैंस। स्टेडियम में फेंकी कुर्सियां और बोतलें। राज्यपाल ने जताया गहरा आक्रोश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज के दिन हमारा देश उन सभी को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राणों की आहुति दी और घोर खतरे के बीच भी उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। भारत उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। तो भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश आज शहीदों को नमन कर रहा है। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें शहीदों के परिजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के अनेक सांसदों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कैसा था संसद भवन परिसर का नजारा, संसद भवन से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए परिजनों की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अनेक विपक्षी सांसद भी इसमें शरीक हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ठीक पीछे जो ये सभा स्थल यहाँ पर बनाई गई, इसमें ये तमाम जो लोग शहीद हुए, ये उस आतंकवादी घटना की याद दिलाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, मतवार सिंह नेगी, जेपी यादव, कमलेश कुमारी, ओम प्रकाश, घनश्याम, देसराज समेत अनेक लोग जो आतंकवादी घटना में शहीद हुए, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और हर साल इसमें प्रधानमंत्री समेत अनेक जो देश के डिग्निटरीज हैं वो शामिल होते हैं। परिवार के लिए एक बड़ा सदमे का क्षण जरूर होता है, लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है उसे याद कर परिवार फख्र का एहसास भी करता है। और यह वाकई देश के लिए एक गर्व का क्षण है जब इस आतंकवादी घटना में जो आतंकवादी संसद भवन परिसर के भीतर दाखिल हुए थे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने मारकर ढेर कर दिया था। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी एक साख जो है वो पूरे दुनिया भर के मुल्क में बढ़ी। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजन खास तौर पर आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान शहीदों के परिजनों से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने उन्हें आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो शहीद हैं उनके परिजन देखिए यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? गंगा देवी। आपके कौन थे जो शहीद हुए? ये मेरे पति थे। क्या नाम था उनका? नानक चंद जी। कितनी याद है उनकी देश के लिए वो शहीद हो गए? देखो जी, उस टाइम बहुत सदमा था। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, एक भी शादीशुदा नहीं हुए थे और एक ही था अपने माँ बापों का। और आज मेरे उसी की दया से ये मेरा परिवार फूले फले हैं और उसी की दया है, हमारा बहुत खुशी है। हम श्रद्धा। ये सब लोग कौन हैं आपके? ये मेरे पोता पोती है। अच्छा, पोता पोती। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर हो गई है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने दाखिल किया है अपना नामांकन और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए यहां पर नामांकन भर दिया गया है। पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन यहां पर भरा है और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए यहां पर नामांकन भरा है पंकज चौधरी ने। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें पहली पसंद और जो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जिनका नाम उभर कर आ रहा था वो थे पंकज चौधरी। और कद्दावर, सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार ये एनडीए के और भाजपा के, और बेहद लंबा अनुभव इनका राजनीति में जमीनी पकड़ रखने वाले एक ऐसे नेता हैं पंकज चौधरी। और इनका अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनना यहां पर तय हो गया है। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने।
और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन यहां पर भरा है। तो यूपी का बॉस कौन होगा, बीजेपी का बॉस कौन होगा, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार यहां पर चर्चा बहुत ज्यादा थी। और इस बीच यहां पर पंकज चौधरी ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद। तो यहां पर जो पूरा सस्पेंस था, देश के सबसे बड़े सूबे भारतीय जनता पार्टी का नया सारथी कौन होगा उत्तर प्रदेश में, उस नाम को लेकर जो सस्पेंस था वो यहां पर खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, वहां की राजनीति की बात करें, तो उस लिहाज से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराजगंज से लगातार सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया है। गोरखपुर की गलियों से जो शुरू हुआ सफर अब लखनऊ तक जा पहुंचा है। बीजेपी दफ्तर में जिस तरह से समर्थकों का तांता लगना शुरू हुआ था, गहमा गहमी थी, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, हमारे दोनों संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रामेंद्र। सबसे पहले रामेंद्र का रुख लेते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रामेंद्र, इस वक्त उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने से पहले उनका बयान भी सामने आया था कि ये तो आला कमान तय करेगा, पार्टी तय करेगी कि किसका कौन होगा मुखिया और कौन अध्यक्ष बनेगा। और यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आ गई हैं जहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अगर इस वक्त वहाँ पर वहाँ के मूड की बात करें, वहाँ की हलचल की बात करें, तो क्या कुछ आप बताएंगे? देखिए, जैसे ही तय हो गया था कि इकलौता नामांकन पंकज चौधरी करेंगे, तो एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा कार्यालय तक लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। पूरे भाजपा कार्यालय को सजाया गया है, ऊपर से गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलमाला से पूरा सजाया गया है। तो इसको एक तरीके से प्रचारित किया गया है कि हाँ, पूरा संगठन एक साथ है, पूरी सरकार एक साथ है और जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके इशारे पर तमाम चीजें चलेंगी। सरकार भी, संगठन चूंकि बड़ा होता है, सभी विधानसभा चुनाव है तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो बड़ी एकता का प्रदर्शन किया गया और पंकज चौधरी लगभग ये माना जाए कि इकलौता नामांकन हुआ तो केवल औपचारिकता शेष रह गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शैलेंद्र, आला कमान की पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। अगर हम 2027 के चुनावों की बात करें तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर भाजपा की तरफ से। जी जय, तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर है, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की तरफ से महासचिव विनोद तावड़े हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हैं जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि सत्ता और संगठन मिलकर 2027 में जो चुनौती है उससे पार पाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है भूपेंद्र चौधरी जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए वो भी तस्वीरों में जो जिनको एक तरह से देखे कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है आगे भविष्य में, इस बात के संकेत हैं। तो पंकज चौधरी का नाम क्यों आया? पंकज चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जो अनुभव के नाम पर आप देखें तो 7 बार के लगातार सांसद है महाराजगंज से। निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, बहुत अच्छा तालमेल है उनका तमाम केंद्र के नेताओं के साथ, उनकी बहुत एक घनिष्ठता मानी जाती है और विवादों से दूर रहने वाले, अपना काम करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर भाजपा में उनको जाना जाता है। तो सत्ता और संगठन मिलकर किस तरह से आगे काम करें, उसमें पंकज चौधरी का चयन सामाजिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें माना गया था कि बीजेपी को जो अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि पिछड़े वर्ग से, खासतौर पर जो कुर्मी समाज है, वो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक या फिर काशी क्षेत्र में बीजेपी से थोड़ा दूर चला गया था। लिहाजा तमाम सीटों पर जीत का मार्जिन घटा था और हमने देखा था अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो या फिर तमाम वो सीटें हैं, बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई थी। ऐसे में जो कुर्मी बाहुल सीटें हैं वहां भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा सफलता हासिल हुई थी।
तो निश्चित तौर पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर अब पंकज चौधरी को आगे किया गया है। तो बीजेपी जरूर उम्मीद करेगी कि पहले ही आप डिप्टी सीएम देखें तो ओबीसी समाज से आते हैं केशव मौर्य, वो मौर्य समाज से हैं। उन आप देखें उनका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय चेहरा है। ब्रजेश पाठक देखिए वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो अब कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष देकर दरअसल पीडीए की जो थ्योरी एक तरह से आगे बढ़ाई थी अखिलेश यादव ने, उसको एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आंशिक तौर पर भी आप देखें लोकसभा चुनाव के मुकाबले में अगर कुर्मी समाज वापस आता है बीजेपी के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास रहा है कि ये समाज अलग अलग जगहों पर बटा हुआ दिखाई देता रहा है। तो बीजेपी को एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। बीजेपी 2027 की जो चुनौती है उसको पार पाने में बेहतर तरीके से कामयाब होती हुई दिखेगी। तो एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो अनुभवी हो, विवाद रहित हो, सबको साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ने वाला नेता हो। तो निश्चित तौर पर पंकज चौधरी 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, तो अनुभव आप समझे कि उसमें तो कोई शक बिल्कुल। तो यहाँ पर विभिन्न समीकरणों को साधने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। रामेंद्र, किस तरह का तालमेल यहाँ पर बिठाते हुए नजर आएंगे पंकज चौधरी? गोरखपुर की गलियों से जो सफर की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी भी गोरखपुर से आते हैं, पंकज चौधरी भी गोरखपुर से आते हैं, एक बहुत पुराना नाता यहाँ पर है, तो वो एक विश्वास तो है। अब किस तरह से एक संगठन, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर एक मंत्री को यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो तालमेल है संगठन, पार्टी के बीच, सत्ता के बीच। हाँ देखिए, आप सब लोगों ने देखा उनका वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्यकाल कैसा रहा। कोई विवाद नहीं, किसी से तू मैं नहीं, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। संगठन को चाहिए क्या? संगठन को चाहिए कि एक प्रेम करने वाला अध्यक्ष मिले जो कार्यकर्ताओं को स्नेह कर सके, उनके सुख दुख में खड़ा हो सके, भाषाई रूप से विनम्र हो, लोगों से मुलाकातों में असहज ना हो। वो सारे गुण पंकज चौधरी में है। महाराजगंज की जनता यूं ही नहीं 7वीं बार उनको सांसद के रूप में चुनी है। हम उनके चुनाव में गए थे, हमने देखा जो आता है व्यक्ति उनका हाल बना है, सब वहीं बैठते हैं, लोग बात करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, जो अपने काम उनके कागज देते रहते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं उनके और जनता के बीच है। तो ऐसा अगर संगठन का अध्यक्ष होगा तो उसके फायदे होंगे। दूसरा, जो जातीय समीकरण सोनभद्र से लेकर कानपुर तक आप चले जाइए तो कुर्मी बिरादरी की बड़ी संख्या करीब 10-12 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, तो वो एडवांटेज होगा। अन्य क्षेत्रों में भी इधर बाराबंकी है, जो मध्य का क्षेत्र है, बाराबंकी है, अयोध्या और वाराणसी। आप जान लीजिए कि जो सीटें लोकसभा में हारे उसका मुख्य कारण यही था जो बात शैलेंद्र कह रहे थे। शैलेंद्र भी उस चुनाव में थे, लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे थे। तो जाहिर है कि उसका वो अपेक्षित परिणाम होगा। जो लोग नाराजगी के कारण किन्हीं कारणों से दूर थे वो जुड़ेंगे। तो भाजपा का जो समन्वय है वो पंकज चौधरी जाति लिहाज से बेहतर कर सकते हैं, संगठनात्मक रूप से बेहतर कर सकते हैं, सरकार के साथ अच्छा तालमेल रख सकते हैं। तो अगर तीनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो 2027 से पार पाना भाजपा के लिए ज्यादा आसान होगा अपेक्षाकृत जो लोकसभा चुनाव बीत गया है, और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकेंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर पंकज चौधरी की तो संगठनात्मक जो उनकी क्षमता है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे भी हम सभी वाकिफ हैं। क्या कुछ आपको लगता है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी पदभार संभालते ही? देखिए, सरकार में भी अनुभव रहा है और 7 बार के लोकसभा सांसद हैं। संगठन में उतनी बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले नहीं रही है, लेकिन जब आप 7 बार लोकसभा चुनकर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जुड़ाव जनता से कितना है ये उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, उनके नाम का चयन महत्वपूर्ण क्यों? तराई बेल्ट पीलीभीत से शुरू कीजिए, श्रावस्ती डुमरियागंज तक, अवध क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में कानपुर और उसके आसपास की सीटें, लखनऊ और उसके आसपास की सीटें, बाराबंकी, या फिर अयोध्या मंडल में चले जाइए, अंबेडकर नगर उसके आसपास बस्ती मंडल में चले जाइए, गोरखपुर के आसपास जाइए, या फिर काशी क्षेत्र में चले जाइए, मिर्जापुर या इसके आसपास। आप देखिए, पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जिसमें माना जाता है कि ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं लखनऊ से। ये सीधे लाइव शॉट्स हैं जहां पर जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा है, प्रशंसकों का जमावड़ा है, ये भी बहुत बड़ा एक राजनीतिक संदेश है यहाँ पर साफ तौर पर देता हुआ नजर आता है। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। जी शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि आप देखिए कि ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, और बीजेपी को जो प्रचंड जीत आप मिलती है 2 विधानसभा चुनाव में,
उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ओबीसी समाज की है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उससे कुछ तबका बीजेपी से कटता हुआ नजर आया था और उसकी वजह से बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो अपने पिछले प्रदर्शन से काफी नीचे आ गया था। तो ऐसे में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर केशव मौर्य हैं, जिनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है ओबीसी समाज पर और तमाम अन्य एक तरह से कहें कि संगठन का उनका अनुभव है, तो प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहुंच अच्छी है, जान पहचान है। अब एक और चेहरा सामने लाया गया है जो कुर्मी समाज से आते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश की आंतरिक राजनीति को देखें तो यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कुर्मी समाज है, पढ़ा लिखा है, प्रभावशाली है और कई सीटों पर यह तय करने की क्षमता रखता है कि उस चुनावी जीत किस राजनीतिक दल को हासिल होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा नेता इससे पहले कुर्मी समाज से नहीं रहा है जिसकी पहुंच या प्रभाव पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो। बेनी प्रसाद वर्मा जरूर देखें समाजवादी पार्टी में जब थे उनका एक कद रहा, उससे अलग जाकर उन्हें कांग्रेस में वो जब गए गोंडा से जीते और मंत्री भी बने केंद्र में। उनके निधन के बाद कोई भी ऐसा चर्चित नाम नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल में जिसकी पहुंच पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो। तो अगर पंकज चौधरी जो जाना पहचाना नाम है, वित्त राज्य मंत्री रहे, गोरखपुर से अलग हटकर जो जिला बना है महाराजगंज, 7 बार वहां से लोकसभा सांसद रहे, अनुभवी चेहरा है, अब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उनके नाम पर और अगर कुछ एक तरह से कहें कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संकेतों की राजनीति होती है, मैसेजिंग होती है और निश्चित तौर पर ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका जो छिटक गया था वो वापस आता है तो बीजेपी के लिए 2027 की राह बहुत आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो लोकप्रिय चेहरा है ही, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो निश्चित तौर पर वो जो चुनौतियां, वो सबक जो लोकसभा चुनाव से मिले हैं, बीजेपी उसे करेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यकीनन बहुत सारे संदेश यहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भाई अपनी ओबीसी वोट बैंक को बचाने के लिए अब नए सिरे से प्रयास करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को और निखारने और प्रदर्शित करने का ये एक बेहद शानदार मंच है। और खबर कोलकाता से, जहां के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने आए फुटबॉल फैंस की नाराजगी भी देखने को मिली। फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मेसी के स्टेडियम से जल्दी जाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ग्राउंड में फेंकनी शुरू कर दी। इसके चलते अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का स्टेडियम के ग्राउंड में चारों तरफ घूमकर फैंस का अभिवादन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। स्टेडियम में बिगड़ते हालात को देखकर मेसी को वहां से कड़ी सुरक्षा में निकाल लिया गया। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। फैंस ने मेसी के कम समय के लिए स्टेडियम में रुकने पर निराशा जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नेता और मंत्री उनके चारों ओर जमा थे, जिसके कारण हम कुछ भी नहीं देख पाए। इतना पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गई। हालांकि ममता बनर्जी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जांच समिति गठित की है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।